बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का इस सेकंड सीजन में। जी हाँ, टेक टॉक्स के सेकंड सीजन में हम लोग आप सभी को आमंत्रित करते हैं इस टेक की दुनिया के और पास से दर्शन करने के लिए। हमने सीजन 1 के अंदर बहुत से एक्सपर्ट से बातें करी, बहुत से टॉपिक्स को हमने कवर किया, जिसमें हम लोगों ने ये ढूंढने की कोशिश करी कि टेक से अभी हमारी कितनी दूरी बनी हुई है। दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में ढालते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे थ्रेट्स जो हैं, हमारे हमारे जो लाइफ के अंदर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक तरफ से हमारे को बहुत जो है वो शॉर्टकट्स दे रही है, चीज़ें आसान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही में हमारे चैलेंजेस बढ़ाती जा रही है कि हम अपने बैंकिंग को सेफ कैसे रखें, हम अपने डेटा को कैसे सेफ रखें। इसी वजह से हमारे को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें ये बता सकें हम टेक्नोलॉजी में क्या ठीक कर रहे हैं और क्या गलत, कैसे उसको हमको सुधारना है। ये सब चीज़ें हमारे को एक कंसल्टेशन के रूप में हमारे को एक्सपर्ट्स से मिलती हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में फिर से एक बार जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन धाम, GISPL के जो फाउंडर हैं और साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर उनकी महारत है। तो डॉक्टर नवीन धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए सीजन में। तो सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीजन 2 के अंदर, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम कुछ नई और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा। जिसके थ्रू मींस जो अगर आप पूरे इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन की बात करें कि उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं जिसका लोगों को आभास भी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे उनको कवर करें इसमें। बहुत खूब। हम लोग हो सकता है कि AI को टच करें, रोबोटिक्स को टच करें, स्पेस टेक्नोलॉजीज को टच करें। इस सिलसिले का तो अंत नहीं है दोस्तों, लेकिन आज के इस एपिसोड का हम आगाज करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट से, जिनका नाम है ईशान विज। ईशान ऑस्ट्रेलिया में हैं और कंपनीज को पिछले तकरीबन 10 सालों से, उनको शायद 8 साल से ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को एक राय देते हुए, उनके टेक्नोलॉजीज के जो दायरे हैं उनको सुधारते हुए और कुछ इस तरह की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करते हुए कि वो चैन से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ईशान का। ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। थैंक यू राजीव जी, हमको शो पे इनवाइट करने के लिए। और डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि काफ़ी टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं और लोगों के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक ह्यूमन की नहीं रहेगी या सिर्फ कंपनी की नहीं रहेगी, एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी आज की तारीख में साइबर थ्रेट्स बढ़ चुके हैं। जैसे हमने काफ़ी टाइम में देखते आ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक टाइम था प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, जिसके अंदर इवॉल्व हुई है कि लोगों के साथ क्या क्या बैंक स्कैम्स होने स्टार्ट हुए हैं, लोगों की पर्सनल सेविंग्स जाते हुए गई है या कंपनीज को हैक होते हुए देखा है हमने इस पूरे। बिल्कुल कहा आपने ईशान। प्री कोविड जो है वो एक टेक्नोलॉजी का दायरा इतना बड़ा नहीं था जितना कि पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लोग अब इतने अनजान नहीं है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। डॉक्टर नवीन, जब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इस तरीके की यूजेज की, तो एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तंग करती हैं, या क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें भी सिक्योर, इन चीज़ों के बारे में भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए और इनको भी आपको सिक्योर करवा देना चाहिए उन्हें? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें हमें ये चेक करना होता है कि लूप होल्स कहाँ पर हैं उसमें। ओके। क्योंकि जब कुछ नया आया है तो उसके लिए हमें भी पूरी एक्सरसाइज करनी होती है कि उसमें क्या नया है और कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कुछ जैसे टेक्नोलॉजी कोई आई तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको कि हम वनरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा। तो जब हम वो टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये यहाँ से हैकर अंदर घुस सकता है। तो वो हमें जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको किस तरह से नए तरीके से उसको हैक किया जाए या पेनिट्रेट किया जाए ताकि हम अंदर उसके घुस पाए, ताकि जो बाहर वाला हैकर है वो ना कर पाए जो कि हम कर रहे हैं। तो पहले ही हम ये देख लेते हैं कि वहाँ लूपहोल्स कहाँ कहाँ हैं, बट उसके लिए एफर्ट बहुत लगता है क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ चैलेंजेस आते हैं। जी जी। तो आप तो ईशान एक VAPT एक्सपर्ट है,
आपको तो लोग इसी चीज़ के लिए अपने पास बुलाते हैं कंसल्टेशंस लेने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इंडिया से कुछ फ़र्क है वहाँ पर? सर कोई फर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल। आप जो टेक्नोलॉजी आज हम इंडिया में यूज कर रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में यूज कर रहे हैं, दोनों सेम टेक्नोलॉजीज हैं। अप्रोच भी सेम है, हैकर्स की माइंडसेट का फर्क आ जाता है। कहीं पे वो फाइनेंशियली ब्रेक करना चाहते हैं, कहीं पे वो पर्सनल डेटा गेन करना चाहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें कि हम कॉल सेंटर स्कैम्स बहुत ज्यादा देखते हैं कि इंडिया से ओरिजिनेट हुए, पाकिस्तान से हुए, अलग अलग कंट्री से हुए, लेकिन उनकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है। तो एरिया एकदम सेम है, लेकिन तभी हम कहते हैं कि फिशिंग के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होती है। फिशिंग मतलब एक लिंक ऐसा भेजना जिसकी आइडेंटिटी एक रियल की तरह लग रही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने एक ओ एक्स्ट्रा कर दिया तो एक डोमेन हो गया, उसके थ्रू एक फिशिंग लिंक भेजा गया कि अपने लॉगिन का एक ओटीपी दे दे, जिसे अकाउंट रिकवरी हम कहते हैं, हम उसको समझ के चलते हैं। तो उसके अंदर जैसे ही उसने लिंक पे क्लिक किया, उसको तो लगा कि मैंने जेन्युइन किया, लगती भी वो वैसे वेबसाइट है, लेकिन लोगों के अंदर वो ज्ञान आना कि कौन सा सही लिंक है, कौन सा गलत लिंक है, उसकी नॉलेज नहीं है आज की तारीख में। तो हम हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों के अंदर ज्यादा समझ है या इंडिया में ज्यादा समझ है। अवेयरनेस दोनों जगह बहुत बड़े स्तर पे चाहिए, ग्लोबल चाहिए। तो ईशान, आपको नहीं लगता है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सेमिनार्स, वेबिनार्स और कुछ ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं इस समय आने? बिल्कुल जरूरी है। देखो कंपनी के स्तर पे तो आज की तारीख में मैंडेटरी लर्निंग्स के थ्रू काफी जने सीख पा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो टेक्नोलॉजी के अंदर काम नहीं करते, जिनके एमएनसीज नहीं है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट नहीं है, पर्सनल लेवल पे वो कैसे सीखेंगे? वैसे सीखने के लिए आज की तारीख में लोग यूट्यूबर्स है आपके या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, हर कोई ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसको समझना सरल भाषा में बहुत जरूरी है। जैसे क्योंकि आज हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की, उसके अंदर आप किस स्तर पे देखते हैं कि हर बंदा समझ सके? डिजिटाइजेशन तो हमारी बढ़ गई है एक बहुत अच्छे स्तर पे और कमेंडेबल टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई, लेकिन फ्रॉड भी उतने बढ़ गए हैं कि आज की तारीख में आप हर दूसरे दिन सुनते हो कि किसी के पैसे चोरी हो गए, आज ये सेलिब्रिटी पे अटैक हुआ या उस पे अटैक हुआ, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, बिजी है। बिजी के अंदर हमें वो चीज को सिंप्लीफाई करना कि आज आपको फिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है, रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अवगत होना बहुत जरूरी है। जैसे हम ABCD सीखते थे, वैसे ही इन अटैक्स के बारे में हर इंडिविजुअल को, बेशक वो स्कूल जाता हो या वो 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग हो, उनको भी समझ आना चाहिए कि भाई मेरे को किसी को भी अपना जैसे OTP, रिकवरी पासवर्ड शेयर करने। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ईशान। यहाँ पर डॉक्टर नवीन, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लॉसेस की, जो साइबर क्राइम, जैसे हार्ड कोर साइबर क्राइम जिसे हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या रोल अदा करते हैं? एक तो हो गया आपका कि आपने चेक कर लिया कि कितनी सिक्योर है आपकी आईटी, लेकिन मान लीजिए क्राइम हो गया, इन्वेस्टिगेशंस में आपका क्या रोल रहता है? जब कोई क्राइम हो जाता है तो फिर उसमें हमारी फोरेंसिक टीम आती है जो कि पूरा फोरेंसिक एनालिसिस करती है। जी। पहले पूरा समझा जाता है कि उसमें आपका जो केस है वो क्या है, कैसे हुआ, पूरा वो समझकर फिर हम उसमें उसी के अकॉर्डिंग फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं। उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम जो कल्प्रिट है उसको पकड़ते हैं। अच्छा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो मतलब आपका एक तरीके से पूरा इनफैक्ट एक डिटेक्टिव एजेंसी टाइप ही हो गया आपका, मतलब? यस जी। हम प्री अटैक एंड पोस्ट अटैक दोनों में काम एक्टिव करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सो ईशान, सीजन 1 के अंदर हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया नॉर्मल पब्लिक को अपने साथ में जोड़ने का और उनसे क्वेश्चंस इनवाइट करने का। इस सीजन के अंदर भी हमारा ये सिलसिला जारी है और आपके लिए बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, तो आइए एक एक करके वो लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आमंत्रित करते हैं मिस्टर उपल को। जी उपल साहब, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से।
Hello, Dr. Naveen Ram and Mr. Rajesh. I am Abhishek Uppal and my company name is Uppal India Private Limited. I am a cleaning products manufacturer and I am into this category from last 25 years. My biggest challenge and my biggest question here today is that what are the challenges in cyber securities these days? I would like to know about them. थैंक यू उपुल जी। आज की तारीख में साइबर अटैक्स बड़े सारे आ चुके हैं, बड़े तरीके के आ चुके हैं। जो सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि कंपनीज के अंदर टारगेट होता है वो होता है आपका या तो रैंसमवेयर अटैक होता है या फिशिंग स्कैम्स होते हैं आपके, जिसके थ्रू अटैकर्स अपना मनी बनाने के लिए या कंपनी डेटा चुराने के लिए करते हैं ये, या आपके जो पब्लिक एसेट्स हैं उसको अंदर जो वीकनेसेस हैं या पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हैं या कोई एक्टिव एक्सप्लॉइट्स या अटैक्स आए हैं उनके थ्रू वो कंपनीज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये आज के सबसे बड़े चैलेंजेस है कि आपका हर एक बंदे को ऑनलाइन स्कैम और फुटहोल्ड्स में समझ आना चाहिए कि स्कैम में क्या डिफरेंस है या कौन से लिंक पे क्लिक करना है जिससे कि कंपनीज पे अटैक ना हो। मतलब आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी लगा लो लेकिन आपका सबसे वीक लिंक आपका ह्यूमन ही होता है, तो हर एम्प्लॉय को ट्रेन करना विद लेटेस्ट अटैक्स बहुत जरूरी है। ईशान ने बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर दिया सर, वो ये कि अगर हम लोग नए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहे हैं लगातार सॉफ्टवेयर को, तो कुछ लोग नहीं समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग ये समझते हैं कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपडेट करने से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपडेट क्यों निकलता है। जी, अपडेट इसलिए निकलता है क्योंकि अगर हैकर ने एक सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया तो जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो उसका अपडेटेड वर्जन निकालती है जो हैक फ्री होता है। तो अगर वो आप अपडेट नहीं करेंगे तो पुराना वर्जन ही आपके पास जिसका हैकर के पास है तो वो तो हैक कर लेगा। जी, इसलिए वो नया अपडेट निकलता है ताकि आप उसे इंस्टॉल करें ताकि आप हैकिंग अटैक से सेफ रहें। हमारे एक इंटरेस्टिंग कॉलर थे, उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा है ईशान कि चलिए उनसे ही समझ लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। तो आई थिंक गगन, वी कैन हैव यू ऑनलाइन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। हाय राजेश सर। हेलो मिस्टर राम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी आईटी सेक्टर को किसी भी थ्रेट से बचाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है कि आपको पहले अपने सिस्टम्स को अपडेट रखना, रेगुलरली अपने एसेट्स को मैनेज करना, कंपनी के अंदर क्या क्या है और एजुकेशन देना। ये 3 सबसे बड़े पॉइंट रहते हैं एक कंपनी को हैकिंग से बचाने के लिए। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम हैक फ्री है या कोई भी कंपनी उठ के ये नहीं कह सकती कि हम हैक नहीं हो सकते, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। कि कोई आउटडेटेड वर्जन का एसेट है, एसेट मतलब हो सकता है कोई सर्वर हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज है, उसको अपडेट करना, मेक श्योर करना कि उसके अगेंस्ट कोई वर्नेबिलिटी या सीवीई हम जिसे कहते हैं जिसके थ्रू सर्ट इंडिया भी अपने आप को अप टू डेट रखता है कि सर्ट इंडिया ने कहा कि इस सीवीई के अगेंस्ट आप हैक हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर कंपनीज अपने आप को अपडेट रखे, अवेयर रखे और अपने एक्सपर्ट्स या इन हाउस टीम जो भी उनके पास आईटी की टीम है उनको भी समझना जरूरी है कि पैचेस रेगुलरली डिप्लॉय करना भी जरूरी है। मतलब कि उनको एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। और आखिरी में हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप अपनी ओवरऑल मेच्योरिटी, साइबर मेच्योरिटी को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते रहे कि आप उसको क्वार्टरली देखें, हाफ ईयरली देखें या एनुअली देखें, बट उसको एक रोबस्ट मैकेनिज्म, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आपका एक लॉक या पासवर्ड 60 दिन में चेंज होना चाहिए, वैसे ही हमें ये देखना होता है कि कंपनी की पूरी ओवरऑल साइबर मेच्योरिटी आप कितने रेगुलरली चेक कर रहे हैं। ये तो कंपनी का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें इंडिविजुअल बेसिस पे भी समझना है क्योंकि साइबर आज सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, एक इंडिविजुअल के लिए भी है। तो इंडिविजुअल को भी अवगत होना चाहिए कि किस तरीके के नए स्कैम आ रहे हैं जिससे वो बचते रहे
कि अपने आप को किसी ट्यूटोरियल पे देखे या टेक शो जैसे राजीव जी आप कर रहे हैं इतने टाइम से, आपने ज्ञान दिया लोगों को, लेकिन उस ज्ञान को ऑब्जर्व करना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया। तो जी। ये एक छोटी रील्स के थ्रू भी हमें मेक श्योर करना है कि वो छोटी सी 30 सेकेंड्स में भी समझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ईशान। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया तो उस समय कुछ रिव्यूज ये आए कि इस टॉपिक को कौन समझना चाहेगा, सुनना चाहेगा, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में लोग सब समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। नया फ़ोन लॉन्च हो जाए तो उसके बारे में सब लोग जानना चाहेंगे, लेकिन उन चीज़ों के साथ में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से पैदा हो जाती हैं, इसके लिए जब ये हमने प्रोग्राम लॉन्च किया तो डेफिनेटली शुरुआत के अंदर बहुत हमारे को रिव्यूज़ ऐसे मिले कि शायद हम लोगों ने शायद ठीक नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर जैसे जैसे ये चीज़ प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है तो आपके जैसे एक्सपर्ट्स दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसे ही एक व्यूअर का अभी हमारे को जो मैसेज आया हुआ है उसमें शायद वो पूछना चाहते हैं आपसे VAPT के बारे में। आइए सुन लेते हैं, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो राजेश जी, हेलो मिस्टर धाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि VAPT क्यों जरूरी है? VAPT को हमें ब्रेक डाउन करके समझना पड़ेगा। VA और PT ये दो एक्सरसाइज होती है और दोनों को कंबाइन भी किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं, पहले होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट, जहाँ पे एक कंपनी या सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाते हैं और देखते हैं कि क्या एंट्री पॉइंट्स हैं या क्या वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर सिर्फ रिपोर्ट इतनी होती है कि वो बताते हैं कि क्या वर्नेबिलिटी होती है, और अगर PT भी साथ में जुड़ जाती है तो उन वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब कि ढूंढा जाता है कि वो कैसे फुटहोल्ड होगा, कहाँ पे जाके वो हैक होगा, कैसे हैक होगा। वो पूरी की पूरी एक प्रोसेस होता है। तो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या अप्रोच है। अगर हम इसको पूरा समझे, VAPT का मतलब हो जाता है कि आपने फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम फाइंडिंग योर एंट्री पॉइंट्स टू एक्सप्लॉइटिंग देम, और बताना कि क्या लेवल का डैमेज हो सकता है कंपनी में। कि आपका फाइनेंशियल डैमेज हुआ, या आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ब्रीच हो सकते थे, या आपका पर्सनल कस्टमर डेटा हो गया, या कोई भी चीज हो सकती है कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन समझेंगे हम, से लेके बहुत बेसिक चीजें भी कि जो सबको पता भी है। तो वो एक अलग सिनेरियो में हर एक जगह पे एक हाई वैल्यू टारगेट कहते हैं हम इसे, कि हर कंपनी के लिए एक सेंसिटिव टच पॉइंट होता है। न्यूज में हो गया कि आपकी पहले न्यूज लीक ना हो जाए, बैंक्स के लिए हो गया कि उनका कस्टमर का डेटा ना निकल जाए या पैसा इधर उधर ना हो जाए। एक प्रोडक्ट कंपनी के लिए होगा कि उनकी सीक्रेट जो चीज है जिससे उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया उसकी रेसिपी ना लीक हो जाए। तो ये हर इंफॉर्मेशन वुड डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हमें ऐसे समझ सकते हैं। तो ये वल्नरेबिलिटी आपने VAPT आपने एक्सप्लेन किया अभी, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, राइट। सो हमारे पास एक कॉलर और भी हैं, ईशान जी, who wants to understand in detail vulnerability और penetration testing के अंदर फर्क क्या है। Let's hear from him only। जी कमल जी, आप प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। हाय राजेश जी, गुड इवनिंग डॉक्टर धाम। VAPT कैसे की जाती है, इसके प्रोसीजर समझा दीजिए। डिफरेंस जो प्रोसेस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी बताया था कि वर्नेबिलिटी के अंदर होता है कि पहले होता है कि जो हमारे को एसेट्स मिले या एंड पॉइंट मिले, या टाइप ऑफ टेस्टिंग के अंदर अगर हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके की होगी हमारी टेस्टिंग। हमारी वेब एप्लीकेशन की हो सकती है, हमारी हो सकता है कि हम मोबाइल की समझे या नेटवर्क की समझे। उसके अंदर पहले तो हमको फाइंड करना होता है कि किस टाइप की वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम उसे VA के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जो वो वर्नेबिलिटीज मिली और उसको एक्सप्लॉइट किया, हम उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो हम कंप्लीट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो कमियां हैं और उसको जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम VAPT कर रहे हैं। हम एक सरल भाषा में इसको कह सकते हैं। जी, तो धाम साहब, ये तो आपका एक जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फुटे है, जिसके अंदर आप कंपनीज को जो है वो एनालाइज करते हैं कि उनके थ्रेट लेवल्स क्या हैं, कहाँ से उन पे अटैक हो सकता है, पेनिट्रेशन कैसे कैसे रोक सकते हैं। पर ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ,
पर कंपनीज बस एक ही बार ऐसा करवा के शायद सोचती हैं कि उनकी वल्नरेबिलिटी हो गई, टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आपने कर दी और अब तुमको पास सर्टिफिकेशन है तो खुद काम कर सकते हैं खुल के। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक बार कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर दिन नए नए अटैक्स निकलते रहते हैं। तो नए अटैक निकल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट क्वार्टरली ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, या फिर आप एक बार जब वनरेबिलिटी असेसमेंट करा रहे हैं उसके बाद उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि सॉक के थ्रू होती है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ साइबर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, 24/7 आपके नेटवर्क को वॉच कर रहे होते हैं कि अगर कोई अटैक हो रहा है तो वो वहीं पर रोक देते हैं, उसको वहीं मिटिगेट करते हैं और अटैक को स्टॉप कर देते हैं। तो ये जरूरी है। एक बार वीएपीटी के बाद कंटिन्यूस प्रोसेस। पर दोस्तों ये ना एक टॉपिक बहुत पेचीदा सा ही बन जाता है, यही एक्सपर्ट्स जो हैं इस टॉपिक को पेचीदा बना देते हैं। अभी एक आंसर देते हुए उन्होंने सॉक का मेंशन कर दिया, अब उस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को भी समझना जरूरी बन जाएगा, लेकिन शायद फिर कभी किसी और एपिसोड के अंदर। फिलहाल ईशान जी से हम लोग वीएपीटी की बातें समझ रहे हैं, तो ईशान एक और हमारे पास कॉलर हैं, आइए उनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हाय राजेश जी, हेलो डॉक्टर धाम, आई एम हर्ष फ्रॉम दीक्षामल टेक सॉल्यूशंस न्यू दिल्ली। सर हम टेली के ऑथराइज पार्टनर हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वल्नरेबिलिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है? सर वीएपीटी का जो प्रोसेस रहता है आपका, हमें सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो होता है स्कोपिंग कॉल होती है आपकी एक क्लाइंट के साथ समझने के लिए कि किस तरीके की टेस्टिंग होनी है, टेस्टिंग किस प्रकार की है, कितने एसेट्स है और क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। पहले तो एक स्कोप डिफाइन करना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ करना है, इट इज पॉसिबल, लेकिन वो एंगेजमेंट आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, एक कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के पे डिपेंड करता है। पहला हो गया हमारा स्कोपिंग कॉल, फिर हो गया हमारा वॉक थ्रू कॉल टेस्टर के लिए, समझने के लिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टेस्ट कर रहा है वो, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, आईओटी डिवाइसेस है, या आपका इंटरनल या एक्सटर्नल नेटवर्क है। जब उसको टेस्टर को समझ आता है तो वो उसका एक नंबर ऑफ डेज डिफाइन कर दिए जाते हैं कि कितने दिन में ये काम किया जाएगा। जब वो सारी चीजें डिफाइन हो गई आपकी, उसके बाद एक टेस्टर आएगा, आपका एसेट्स को टेस्ट करेगा, तो उसकी टेस्टिंग ड्यूरेशन होगी। उस टेस्टिंग ड्यूरेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जैसे जैसे आपको हाई या क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं, वो रिपोर्ट करना रियल टाइम में और उसको फिक्स कराना बहुत जरूरी रहता है। तो वो एक अपडेट डेली स्टेटस दिया जाता है एक क्लाइंट को कि क्या प्रोग्रेस चल रही है आपके प्रोजेक्ट पे। जब वो हो जाता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट के अंदर आपको एक वॉक थ्रू दिया जाता है कि क्या एसेट्स थे और उसके बाद क्या वल्नरेबिलिटीज मिली और किस लेवल पे और किस डिग्री पे एक्सप्लॉइट किया। तो जब आपकी रिपोर्ट डिलीवर हो जाती है, उसके बाद एक एक्सरसाइज होती है रिमीडिएट कराना। आपने वल्नरेबिलिटी तो ढूंढ ली, क्लाइंट कहता है यार मेरे को मिल गई, लेकिन अब मैंने इसको फिक्स किया तो मेरे को इसको रीटेस्ट भी कराना है। अगर मैं फिक्स नहीं करता तो मेरा क्या एक्सपोजर है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो आखिरी का पार्ट रहता है वल्नरेबिलिटी पैचिंग का आ जाता है आपका, और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर कि एक कंपनी की एक साइबर मैच्योरिटी रेटिंग क्या है, कि कंपनी कितनी सफलता है, या फिर अगर एक पैरामीटर होता है जर्नली हम 5 का रखते हैं कि 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 5 बीइंग गुड, कि आपकी कंपनी की एक रेटिंग आती है। तो वो ये होता है आपका एक ब्रेकडाउन प्रोसेस इन डिटेल। जैसे नवीन जी हैं, वो अपनी कंपनी रन करते हैं, वो एक वॉक थ्रू देते हैं डे 1 में अपने आप को समझाने के लिए कि क्लाइंट को समझना आना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे वो काम। जी जी, बहुत खूब। सो आई एम श्योर हमारे दर्शकों को ये समझ जरूर आ गया होगा कि वीएपीटी का प्रोसेस क्या है। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सफर बनता जा रहा है अंडरस्टैंडिंग वीएपीटी। इसके अंदर जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, एक कुछ इस तरह से भी किया जाता है कि कुछ टीम्स बन जाती हैं जो कि लगातार कंपनी के ऊपर अटैक करती हैं। सेफ अटैक्स होते हैं, लेकिन ये जांचने के लिए होते हैं कि क्या जब रियल अटैक्स होंगे तो क्या इस तरह से कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं फेल तो नहीं हो जाएंगी। तो एक बार वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ईशान जी, इसके ऊपर एक हमारे पास क्वेश्चन भी आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। हाय राजेश जी, गुड इवनिंग डॉक्टर खान। मेरा क्वेश्चन ये है कि वीएपीटी में रेड टाइमिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है?
सर रेड टीमिंग एक एक्सरसाइज होती है कि कंपनी को एक आइडिया लगाने के लिए कि उनके, जैसे सर ने मेंशन किया, सॉक है, वीएपीटी है, वेंडर्स ने पूरा टाइम एक एफर्ट डाला हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक अलग से अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है रेड टीमिंग, जहाँ पे आपके एथिकल हैकर्स ही होते हैं या फिर एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट हम कह सकते हैं, वो एक रियल टाइम एक अटैक सिनेरियो बनाते हैं कि कंपनी को हैक करने के लिए। तो जिससे कि कंपनी की वीकनेसेस पता चलती है, क्या डिफेंस मैकेनिज्म है और किस लेवल पे वो पकड़े गए। हो सकता है कि वो पहली बारी में पकड़े गए या उन्होंने सब चुरा के भी चले गए और कंपनी को पता ही नहीं चला कि वो डेटा भी चला गया। तो इसे हम एक सरल भाषा में कहते हैं कि ये एक रेड टीमिंग स्टिमुलेशन है कि एक रियल टाइम अटैक क्या हो रहा है। ठीक है। सो ये इनपुट्स जो है बहुत जरूरी थी दोस्तों समझने के लिए वीएपीटी क्या होती है। डॉक्टर नवीन धाम, वीएपीटी एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट सा बनता जा रहा है सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या आप एक राय देना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो वीएपीटी है वो तो आपको करानी ही चाहिए, क्योंकि अगर एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैकर कैसे हैक करता है वो हमें पता है कि कैसे हैक करेगा। तो हमारे एक्सपर्ट उसको उसी तरह से हैक करके देखते हैं और चेक करते हैं कि वो कहाँ से हैकर अंदर घुस सकता है। तो वो आपको करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पता लगेगा आपको इतनी ही जगह से हैकर अंदर घुस सकता है तो उन दरवाज़ों को बंद किया जाएगा, तो वो ताकि वो हैकर उसमें घुस ना पाए। वो ये एक ही बार की एक्टिविटी नहीं होती, वो आपको कंटिन्यूस करानी पड़ती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंटिन्यूस करने के बाद भी आपको एक 24/7 मॉनिटरिंग जो कि सॉक के थ्रू होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के थ्रू, वो करानी भी बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, और जब ये दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो उन दरवाजों के ऊपर बिल्कुल बकायदा अच्छे तरीके से ठोक बजाकर देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो इससे जुड़कर बनता है पूरा वीएपीटी कॉन्सेप्ट, जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईशान विज का, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईशान, आपने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। मैं अपने दर्शकों को ईशान का नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ जुड़ना चाहते हो, इनकी डिटेल्स आपके सामने हैं यहाँ पर। और डॉक्टर नवीन धाम को दोस्तों कौन नहीं जानता, एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं। और साथ ही में उनकी कंपनी के विषय के अंदर भी यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट हो अपनी सिक्योरिटीज़ को और एनहेंस करने का, तो ये नंबर्स डॉक्टर नवीन धाम के मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ आप ही के लिए। और दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर किया गया GISPL के द्वारा और क्लाउड एक्सेस के द्वारा। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स जनरेट नहीं करता। तो यदि आप क्लाउड एक्सेस को अपनाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना डेटा रख कर सेफ महसूस करना चाहते हैं, तो क्लाउड एक्सेस के नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आप जरूर इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं और उनसे जुड़ें। तो इसी के साथ इस सीजन 2 के पहले एपिसोड का मैं यहाँ विराम करता हूँ। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नए एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।